सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, आप सभी लोग जानते होंगे। आज जैसा कि आपको जानकारी है, योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पे हमारे बीच डॉक्टर दिनेश कुमार हैं, जो दर्शन शास्त्र विभाग से पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक नज़रिए से बात करना शुरू करूँगा कि आज हम एक सभ्यता के तौर पे जिस मुहाने पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, तो सब सभ्यताओं ने संसार को कुछ ना कुछ दिया है। ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता ने भी कुछ चीज़ें जो हैं, जो ख़ास हैं, जो हमने दुनिया को दी हैं, उन्हीं में से एक योग है। अंग्रेज़ों ने या वेस्ट के लोगों ने एक लंबे समय तक चीज़ों को नकारने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा यही समझा कि जिस तरीके से वाइट मैन्स वर्डन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा कि वो उन असभ्य लोगों के बीच जाएंगे, जो ब्लैक लोग हैं उनके बीच जाएंगे, उन्हें सभ्य बनाएंगे। और बहुत उन लोगों ने हमारे जो ऐतिहासिक तौर पे हमने एक सभ्यता के तौर पे दर्शन या बाकी चीज़ें जो हासिल की हैं, उन्हें नकारने का प्रयास किया है। लेकिन ए.एल. बासम एक और पाश्चात्य विद्वान आए और उन्होंने जब भारत में आके अध्ययन किया, यहाँ की लोकल भाषाएं जो थी, प्राचीन भाषाएं थी, उन्हें पढ़ा, जाना, समझा और बताया कि भारत किसी अफ्रीका या अरब देशों की तरह कोई अविकसित समाज नहीं था। ये एक प्रॉपर एक सभ्य और फली हुई व्यवस्था थी। तो जब ये इतिहास में हमने जाना, समझा, एक बहुत बड़े इतिहासकार, उनके स्टूडेंट भी रहे हैं रामशरण शर्मा, उन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में चीज़ें दुनिया को बताई, रिसर्चेस किए। तो ऐसे ही एक हमारी जो उपलब्धि है योग, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि 2014 से ही 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, चीज़ें बताने के लिए आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि वो आएँ और हम सभी का योग और भी भारतीय सभ्यता की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करें। श्री दिनेश जी। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? योग दिवस है ना। योग दिवस में हम लोग इकट्ठा हुए हैं ना। कितने लोगों को याद है? कोई ऐसा तो नहीं है जो भूल गया हो कि? अच्छा बताइए कि योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एक मीनिंग। और कुछ? जोड़ना, या और अगर आप अंदर से देखें तो मिलना हो सकता है ना। दो चीज़ों का मिलना, जिसको हम लोग एक तरह से वो आउटसाइड से देखें तो जुड़ना ही हो गया है ना। लेकिन योग का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है हार्मनी। ठीक है, हार्मनी। अब आप देखिए कि इस दुनिया में जितनी भी सभ्यता और संस्कृतियां विकसित हुई, सभी सभ्यता और सभी संस्कृतियों की अपनी एक क्या होती हैं, वर्ल्ड व्यूज़ होती हैं, विश्व दृष्टियाँ होती हैं कि वो दुनिया को कैसे समझेंगी, कैसे जानेंगी और जीवन और जगत की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने का प्रयास करेंगी। तो जिस विश्व दृष्टियों के आलोक में वो अपने जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है, वही उस संस्कृति की विश्व दृष्टि होती हैं। बहुत सिंपल है ना। तो सभी जितने भी संस्कृतियां और सभ्यताएं इस दुनिया में विकसित हुई, उन सभी की अपनी क्या है, विश्व दृष्टि होती हैं कि यानी दुनिया क्या है, जीवन क्या है, हमें क्या पाना है, हम क्या हैं, इसको पूरा डिफाइन किया जाता है ना, अपनी विश्व दृष्टियों द्वारा ही। तो भारत के पास भी योग की विश्व दृष्टि है और आप देखेंगे कि पूरी भारत की सभ्यता का जो विकास है, बहुत आरंभ से, फ्रॉम द वैदिक संस्कृति है ना, वैदिक कल्चर, पूरी सभ्यता का जो विकास है वो कहीं ना कहीं योग की जो दृष्टि है, जो मूल दृष्टि है, उसी से ही अनुप्राणित होकर पूरी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ है। तो योग जो है, पहले मोटे मोटे तौर पर आपको समझना चाहिए। जो दो तीन बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक तो योग क्या है, दूसरा योग की प्रक्रिया क्या है ना, कि हम कैसे अपने लाइफ को, जीवन को बेहतर बना सकते हैं थ्रू द योगा, है ना।
तो योगा की जब एक्चुअल मीनिंग को हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके बाद ही हम उसको प्रैक्टिस में ले पाएंगे और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए योग का उपयोग कर पाएंगे, है ना। एक्चुअल में योगा जो है एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक है ना, जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करती हैं। एक इस तरह से योग को समझ सकते हैं, यानी हमारी समझने की योग्यता है, हमारी किसी चीज़ को जानने की जो क्षमताएं हैं, किसी चीज़ को अनुभव करने की क्षमता है, उसको बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो योगा एक टेक्निक भी है जो हमें एक हायर बीइंग के रूप में हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करती हैं। इट इज़ अ टेक्निक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाता है, तो क्या होता है कि वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। यानी वो आज जितनी चीज़ों को जानता है, कल अगर बेहतर ढंग से चीज़ों को जानेगा, बेहतर ढंग से चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, बेहतर ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो कल वो अपने आप को और ज़्यादा अधिक बेहतर बना पाएगा। बेहतर बनाने की प्रक्रिया में देखिए कि आप आज वो जो है, कल वो नहीं रह जाएगा, उससे कुछ बेहतर, कुछ एडिशंस उसमें हो जाएंगे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि योगा क्या है, एक टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जिससे हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। तो योगा काम कैसे करती हैं, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस टेक्निक को अप्लाई करना सीख जाएं, है ना। उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है उसको आप समझ पाएँ और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो बहुत शुरुआती दौर में, जब इंडियन कल्चर में, जब वैदिक संस्कृति के पीरियड में 3 प्रकार के मुख्य रूप से योग संस्कृति का विकास हुआ भारतीय संस्कृति में, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, है ना। ये 3 बहुत एसेंशियल ह्यूमन पर्सनैलिटी का डायमेंशंस हैं, जिसके जरिए जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको वो कई आयामों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि भावनात्मक सीमाओं के अतिक्रमण के लिए भक्ति योग का उदय हुआ, या भक्ति योग जो है भावनात्मक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए कैसे सृष्टि के जो एकता का जो नियम है, यानी सृष्टि में देखिए कि एक लॉ ऑफ यूनिटी वर्क करती है। लॉ ऑफ यूनिटी का मतलब है वो शक्ति, वो मूल शक्ति जो सृष्टि की सारी प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ करके रखती है। ठीक है, और वैसे ही हमारे अंदर भी, वैसे ही एक शक्ति हमारे अंदर भी है। जैसे समझिए कि हमारे हाथ अलग है, आंख अलग है, पैर अलग है बाहर से देखने से, लेकिन अंदर से एक ही शक्ति तो सारी चीजों को संचालित कर रही है। तो योग का मतलब उसी एक मूल शक्ति जिससे हमारा जीवन संचालित हो रहा है और जिससे हमारी पूरी सृष्टि संचालित हो रही है, उसी के ही रियलाइजेशन का नाम योग है ना, उसी के ही साक्षात्कार का नाम योग है। तो योग की प्रक्रिया काम कैसे करती है, हम कैसे हमें वो रियलाइजेशन हो सकता है, कैसे हम अपनी समस्याओं का सामना करते हुए, समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए रियलाइजेशन के उस लेवल को हम अटेन कर सकते हैं योग के द्वारा। तो ये प्रोसेस समझने वाली बात है। तो भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार से योग दृष्टि का सृजन हुआ है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण कर सकता है और वो हायर बीइंग के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सृष्टि के प्रत्येक कण जो है उसका अपना एक पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ होने की उसमें एक संभावना होती है। जैसे बीज अगर आप देखते हैं तो आम का बीज है, तो बीज में आम के पेड़ होने की एक संभावना छुपी हुई है ना, और उसके बाद फिर से फल देने की। तो पूरी की पूरी जो उसकी विकास की यात्रा है, वो समस्त संभावनाएं कहाँ पर मौजूद हैं? बीज में। तो वैसे ही सृष्टि की प्रत्येक कण में कुछ ना कुछ संभावनाएं जो है, अनंत संभावनाएं मौजूद होती हैं। उन्हीं अनंत संभावनाओं को बाहर एक्चुअलाइज करने का जो टेक्निक है, यानी उन संभावनाओं को, जैसे समझ लीजिए आपके अंदर जो बीज रूप में जो सुप्त जो क्षमताएं हैं, उनको एक्चुअल बनाने में जिस टेक्निक का रोल है, दैट इज योगा, है ना। कि कैसे ये जो है एक बीज को वृक्ष बना सकती हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो सुप्त क्षमताएं हैं उनको सक्रिय करने का एक माध्यम है, एक टेक्निक से योगा, है ना। अब इससे होगा क्या? इससे हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनैलिटी है, या जगत के साथ हमारी जो हार्मनी है, हमारी जो एकता है, लयबद्धता, तारतम्यता जो है, इसमें सुधार होता है योग के द्वारा। हम इसी यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी को रियलाइज करते हैं। एक ही वो मूल शक्ति जो जीवन और जगत को संचालित भी कर रही है, नियंत्रित भी कर रही है, और वही उसी का ही एक मूल रूप हमारे भीतर भी है,
जो हमारी सारी हमारे विचार को, हमारी धारणाओं को, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उन सब को आपस में जोड़ करके रखती हैं, जिसको ही एलन वाइटल फोर्स कहा जाता है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग फिलोसफर्स जो है उसको जब डिनोट करते हैं तो एलन वाइटल फोर्स कह देते हैं, कोई चेतना कह देते हैं, कोई उसको अंदर जो मूल शक्ति है उसको ब्रह्म कह देते हैं, है ना। लेकिन है ये क्या, ये मूल शक्ति ही है जो सभी चीज़ों को आपस में जोड़ करके रखती हैं। तो जोड़ करके रखती हैं तो इसका मतलब उसमें एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रिंसिपल काम कर रही हैं, जो जोड़ करके रख रही हैं, है ना। उसी मूल शक्ति के उस सेंस ऑफ यूनिटी के जो प्रिंसिपल हैं उसको रियलाइज करना ही एक तरह से मूल रूप से योग है। अब हम लोग एक उसके दूसरे एस्पेक्ट को समझना चाहें, जिसमें आज हम लोगों का टेम्पलेट आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है टेम्पलेट? जो टेम्पलेट सर्कुलेट हुआ है योग के नाम पर, आज का योगा डे के नाम पर, हमारे जो गवेषणा की जो ग्रुप है उसमें, तो कितने लोगों ने देखा है? देखे हैं? तो उसमें देखिए कि पहला जो एक संस्कृत में एक लिखा होगा, वर्ड लिखा होगा, योगा कर्मसु कौशलम, है ना। उससे पहले भी अगर आप समझना चाहें तो योग की मूल जो दृष्टि है, क्योंकि उसको समझना बेहतर हो जाएगा, योग की जो मूल दृष्टि है वो जीवन और जगत को 3 प्रकार के फोर्सेस के संयोजन के रूप में देखती हैं, 3 प्रकार के मूल शक्तियों के संयोजन के रूप में देखती हैं। इन्हीं 3 प्रकार के शक्तियों को कहा जाता है तमस, रजस और सत्व, है ना। 3 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स जो नेचर में काम करती हैं। इसको सिंपली समझना चाहें कि ये है क्या, ये 3 प्रकार के फोर्सेस, तो जैसे समझ लीजिए कि आप सभी लोग बाइक से या गाड़ी या कार कुछ ना कुछ तो चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, है ना। तो अगर आप देखिए कि साइकिल को स्पीड अप करना है आपको, है ना, तो आपको पैडल तेज चलाने पड़ेंगे, गाड़ी है तो एक्सीलेटर आपको तेज देना होगा, है ना। तो एक स्पीड अप करने की फोर्सेस जो है गाड़ी को चलाने के लिए होना जरूरी है, ताकि उसकी गति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सके, है ना। दूसरा फोर्स क्या होना चाहिए गाड़ी में, कि गाड़ी को बढ़ाने, स्पीड रफ्तार बढ़ाने की तो हमारे पास पावर है, लेकिन अगर उसको कंट्रोल करने की पावर नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना। आप स्पीड तो बढ़ाना जानते हैं लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। कहीं ना कहीं आप जाकर के आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, किसी न किसी चीज़ से आप टकरा जाएंगे। तो दूसरा पावर क्या होना चाहिए कि उसको कंट्रोल करने का पावर। तो नेचर में एक तो स्पीड अप, यानी नेचर परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होने के लिए जो शक्ति जिम्मेदार है, परिवर्तनकारी जो शक्ति है वही रजस है ना। और जो उसको नियंत्रित करने के लिए, हर प्रोसेस को कंट्रोल करने की भी जरूरत पड़ती है, नहीं तो प्रोसेस जो है ब्रेक फेल वाली स्थिति पैदा कर सकती है ना। तो जो जिस शक्ति के द्वारा नेचर अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, दैट इज तमस, है ना। यानी हम जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकिंग जो फोर्स है, दैट इज तमस। अब आपके पास दोनों फोर्सेस हो गए, एक तो स्पीड अप करने वाले हैं और एक तो ब्रेक लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि कब ब्रेक लगाना है और कब स्पीड देना है, तो भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है ना। कि पता चल रहा है आपके सामने कोई डिवाइडर आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, आपने उसी समय स्पीड बढ़ा दिया। आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर आपको ब्रेक लगाना है और कितना ब्रेक लगाना है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कितना ब्रेक लगाना है ताकि हम गिरे नहीं, है ना, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कैसे स्पीड अप करना है धीरे धीरे, कैसे कंट्रोल करना है अपने मूवमेंट को, है ना, और कब करना है, इसकी जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज सत्व, है ना। ये जो कंट्रोल, ये जो कब कैसे और किस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा, इसकी जो चेतना है, यही जो है क्या है, सत्व गुण है। अब आप देखिए योग जो है इन तीनों प्रकार के जो मौलिक शक्तियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा नेचर की एंटायर प्रोसेस ऑफ चेंज, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती हैं, है ना। कितनी फंडामेंटल फोर्स है और कितने फंडामेंटल इंसाइट है नेचर का। अब इन 3 प्रोसेस के जरिए हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ करना होता है, तो अपने आप को एक्टिव करना होता है, तो हमारे अंदर कौन से गुण की जरूरत पड़ेगी? रजस गुण की, है ना, कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद किसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं बोलना शुरू कर दिया, मुझे 10 मिनट बोलना है, मैं बोलता ही जा रहा हूँ, कोई ब्रेक ही नहीं लग रहा है उसमें, है ना। तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक फेल वाली स्थिति हो जाएगी। तो मुझे पता होना चाहिए, मेरे अंदर तमस भी होना चाहिए, मतलब मैं उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए मेरे अंदर, है ना। देन कब कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि मैं शुरू ही हुआ हूँ 2 मिनट बोल करके बैठ गया, है ना।
या बिल्कुल बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं बोलता जा रहा हूँ, तो कब कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि मैं अपने व्यवहार को प्रॉपरली एक्सप्रेस भी कर सकूं और कंट्रोल भी कर सकूं, है ना। तो यही मेरे लिए क्या है, एक बैलेंसिंग फोर्स है सत्वगुण, जो ब्रेक और गति दोनों के बीच बैलेंस को एस्टेब्लिश करता है ना। बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंस मतलब कब कितना ब्रेक लगाना है, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। तो ये जो 3 गुणों से मिल करके जो इंटायर जो नेचर है अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, हमारे साथ भी यही होता है कि हमारी भी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन 3 फोर्सेस के जरिए हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं, है ना। जैसे समझ लीजिए कि आपने कुछ खाना खाया और वो इतना ज़्यादा हैवी है कि आपको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो गया। बहुत आपने खा लिया, बहुत चिकन विकन खा लिया, या हो सकता है नॉनवेज खा लिया, पता नहीं क्या खा लिया, है ना। इतना खा लिया कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं दूसरे 1-2 घंटे बाद, है ना। तमस फोर्स डोमिनेंस हो गया, इतना ब्रेक लग गया कि वो चल ही नहीं रहा है ना। कोई फोर्स उसमें एक्टिविटी का फोर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो और कोई ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल दौड़ रहा है तो दौड़ता ही जा रहा है। आपने मूवी देखी होगी, एक कौन सी मूवी आई थी, चड्डा, कौन सी थी, लाल सिंह चड्डा। वो दौड़ता जा रहा है, उसकी जो जहाँ पर उसकी ख़त्म होनी है, लेकिन फिर भी वो एक राउंड घूम रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं होना है कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। तीसरा कि कब कंट्रोल करना है उसका जो है, अब आप देखिए कि आप अपने खाने पीने का भी डिसाइड ना, अपने व्यवहार का भी डिसाइड जो है, इन 3 फोर्सेस के अंडरस्टैंडिंग द्वारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे वो चीज़ खाइए जिससे आप इन तीनों फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस को भी रिड्यूस नहीं कर रहा है ना, जो आपके कंट्रोल पावर को भी बढ़ा रहा है, और जो आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी नहीं ख़त्म कर रहा है ना। इसका मतलब जो अगर तमस फोर्स का डोमिनेंस हो जाएगा तो आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपके अंदर तो एक्टिविटी रेगुलरली आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। साइकोलॉजिकल एक्टिविटी तो लर्निंग प्रोसेस में आपको परफॉर्म करनी ही है, सीखने की प्रक्रिया में। तो आपको तो ऐसे खाने का चुनाव करना है जिसमें सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो, है ना। यानी तमस का भी डोमिनेंस ना हो, और ऐसा भी नहीं कि इतना हल्का खा लिया कि आपने रात को मुरमुरा खा के सो गए, आपको नींद ही नहीं आ रही है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, इतना भी करना है कि आपको रिलैक्सेशन हो, आपको नींद आ जाए, है ना। रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो 3 फोर्सेस हमारे अंदर कैसे काम कर रही हैं, उसके बीच कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो वो चीज़ खाएं जिससे आपका बैलेंस जो है ज़्यादा बेहतर बन रहा है ना, तमस और रजस के बीच, ठीक है। तभी आपके भीतर सतोगुण का विकास हो सकता है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये मोटे मोटे तौर पर कि योग में दूसरा जो पहला जो डेफिनेशन है वो बेसिकली गीता से लिया गया था, और गीता में योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। ये जो बहुत फंडामेंटल डिक्लेरेशंस हैं श्री कृष्ण का, कि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। अब आप देखिए कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे आपको मैं बोलने के लिए यहाँ पर उठा दूँ, है ना, और आप यहाँ पर बोलने के लिए आए और आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, या मैं कोई चीज़ आपको लिखने के लिए दे दूँ, तो आप कहना मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने गए, आपने रात भर तक तो आपको सब कुछ याद रहा, लेकिन एग्ज़ाम में जाते ही आपके बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक होने शुरू हो गई। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम को, हमारे वर्क परफॉर्मेंस को ख़त्म कर रही हैं, या उसमें बाधाएं पैदा कर रही हैं। क्योंकि योग का मतलब क्या है, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म की कुशलता का ही। हम कुशलता पूर्वक कहाँ कर पा रहे हैं, हम एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, हम याद भी नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं फोकस होकर के, तो हमारा कर्म तो उतनी कुशलता से हमसे हो ही नहीं पा रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इस परफॉर्मेंस में बाधाएं पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल आंसर देते हैं, दैट इज़ गिवन बाय कृष्णा नॉट बाय मी, है ना, कि जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके प्रति हमारा क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप
मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है या पीएससी क्वालिफाई करना है या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या कहीं पर हो सकता है कहीं पर बोलने की तैयारी कर रहे हो तो मुझे वहाँ अच्छा बोलना है, एक एक्सपेक्टेशन है आप जो भी कर रहे हैं उसका, है ना। या हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आपका भी हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आपकी जो जीवन से तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो आपकी फैमिली का भी हो, आपकी सोसाइटी का भी हो आपके साथ एक्सपेक्टेशन, है ना। तो कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, एक नॉर्मल से एक्सपेक्टेशन होती है कि उससे हमें क्या मिलेगा, क्या उसका आउटकम होगा हम जो भी कर रहे हैं उसका। अब यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत हो जाती हैं, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया क्या, जैसे कि मुझे 70% लाना है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, पेपर के एक दिन पहले तक या बीच में मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, सिचुएशन ऐसी बनी। अब पेपर के एक दिन पहले मुझे सारा स्ट्रेस के कारण सब कुछ डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब मुझे लगने लगा कि मुझे 70% मेरे आ ही नहीं पाएंगे जिस तरह की मेरी हालत बनी है ना। तो मेरे वर्क परफॉर्मेंस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी ना, रिड्यूस हो जाएंगी। या समझिए कि जैसे आप यहाँ पर हैं, अब आप सोच रहे हैं कि घर जाके मैं मूवी देखूंगा, घर जाके मुझे इनसे बात करनी है। आप हैं तो यहाँ, है ना, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर आप जो भी कर रहे हैं उसमें परफेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि आप जहाँ हैं, नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंटों के सामने क्या होता है कि पढ़ाई के टाइम सोचते हैं घूमने के बारे में या मूवीज़ देखने के बारे में या और कुछ बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में। और जब अगर मान के चलिए कि अब फिर वो बहुत टाइम निकाल करके, यानी उसकी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वो पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उसके कर्म में कुशलता ही नहीं आ पा रही है, वो जो करना चाहता है वही नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि चलो मान के चलिए कि वो मूवी देखने चला गया, तो सोचेगा वहाँ पे बाकी लोग पढ़ रहे हैं, है ना, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो फेल हो जाऊँगा, मेरा तो ठीक से मैं अनसक्सेस हो जाऊँगा लाइफ में, ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा बेहतर मेरे से। तो मूवी भी ठीक से नहीं देख पा रहा है और ना पढ़ाई भी ठीक से कर पा रहा है ना। तो कर्म में कुशलता कहाँ है? क्योंकि क्या है कि हम एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन, दूसरे एक्सपेक्टेशन हमारा जो है, जो मूवी देखने का या बाकी अदर जो चीज़ें हैं वो उस पर ज़्यादा डोमिनेंस हो रहे हैं। और वहाँ पर हैं तो यहाँ का हमारा जो पढ़ लिख कर जो कुछ भी बनने का या करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पर डोमिनेंस हो रहा है। तो हमारी जो फल की जो आकांक्षा है किसी चीज़ को करने के प्रति, है ना, फल की जो आकांक्षा, यानी आप किसी चीज़ को करें या ना करें इसका चुनाव तो है, क्या करें क्या नहीं करें इसका चॉइस करने की भी पॉसिबिलिटी और डिटर्मिनेंसी की जो आपके अंदर अथॉरिटी है आपके अंदर है कि आप चुनेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन उससे क्या रिजल्ट होगा इसको आप डिसाइड कर सकते हैं क्या? जैसे आपने सोच लिया कि मेरा 70% आएगा, तो आप तो अपनी मेहनत ही कर सकते हैं ना। 70% आएगा या नहीं आएगा वो तो आपके एग्ज़ाम कैसे गया और वहाँ पर आप कितना परफॉर्म कर पाए उस पर डिपेंड करेगा। आप तो अपनी मेहनत पर ही मेहनत ही कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा उसको तो आप अभी से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस के थ्रू आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप अपने रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो हम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बारे में हम बार बार सोचेंगे, तो सोचने से क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस जो है रिड्यूस होती चली जाएंगी, क्योंकि वो चिंता, वो डोमिनेंस आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। अरे बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी लोग बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आप जो है फोकस ही नहीं हो पाएंगे। फोकस नहीं हो पाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी तो आपका स्कोरिंग भी कम होगा या जो भी सक्सेस पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएंगी। सक्सेस कम हो जाएगा तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ शायद, है ना। अब क्या अपने आप को क्या करने लगेंगे, अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। तो बहुत सिंपल टीचिंग है योगा कर्म सुकौशलम में कि हम जो फल की जो आकांक्षा है, जो फल के प्रति हमारी आसक्ति है, उसी को ही हम धीरे धीरे लूज करते हुए अनासक्ति की ओर जाएं। अनासक्ति की ओर मतलब फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। कर्म को बेहतर बनाने के प्रति हमारी पूरी इंटायर एफर्ट जो है हमारा सेंट्रलाइज कहाँ होना चाहिए, कर्म को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी क्लैरिटी में हम किसी चीज़ को जान सकते हैं, कितनी क्लैरिटी में हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, कितनी क्लैरिटी में हम किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो हम अपने वर्क परफॉर्मेंस को ही बेहतर बना सकते हैं। और बड़े मज़ेदार बात यह है, आप वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं
यानी उसमें आपकी कुशलता आ जाती है, तो उसके बाद सक्सेस जो है वो आपका ही है, क्योंकि उसी के आधार पर ही आपको जो भी सक्सेस या रिजल्ट है जो है वो मिलने वाला है। तो हम अपने रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो एक जो है हम एक क्या करते हैं, हम एक आकांक्षा पैदा कर लेते हैं, एक आसक्ति को जन्म दे देते हैं। उस आसक्ति के कारण हम प्रेजेंट और अपने वर्क पर प्रॉपरली फोकस भी नहीं कर पाते और उसमें बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमें जो है रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा एंटायर एनर्जी, पूरा एंटायर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पर लगानी है, अपने वर्क को, अपनी समझ को, अपने कार्य को बेहतर बनाने में, है ना। तो रिजल्ट डेफिनेटली ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। तो योगा कर्म सु कौशलम मतलब अब कर्म को ही बेहतर तरीके से परफेक्शन के साथ करना, दैट इज योगा, है ना। और उसमें बाधाएं क्या आ रही थी, जो हमारी आसक्ति थी। किससे आसक्ति थी, जो उसका जो रिजल्ट होने वाला है, जो आउटकम है, फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति एक आसक्ति थी। उसके कारण हम प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण हमारे कार्य में या कर्म में कुशलता नहीं आ पा रही थी। तो कर्म में कुशलता के लिए हमें फलाकांक्षा जो है, फलाकांक्षा के प्रति जो हमारी आसक्ति है या जो चाह है, उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। और थर्ड जो सेंटेंस अगर आप देखेंगे कि योग समुच्चयते हैं, मतलब चाहे रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव हो गया तो ऐसा भी नहीं कि एकदम ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आप जो है उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके आगे अपने कर्म को बेहतर बनाना है, उसके प्रति भी आपको हमेशा ध्यान देना होगा, है ना। अगर आप बहुत एक्साइटमेंट में चले गए या बहुत ज़्यादा फेलियर हो गए, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि अब तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा, तो भी आप क्या हो जाएंगे, आपकी स्थिति क्या हो जाएंगी, दोनों ही स्थितियों में आप अपनी वर्तमान जो परिस्थिति होगी सक्सेस के बाद, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर, दोनों के प्रति क्या होना चाहिए, एक सेल्फ रियलाइजेशनल टेंडेंसी होनी चाहिए कि दोनों में एक समान भाव होना चाहिए, है ना। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, दोनों के प्रति हमें एक समभाव, यानी दोनों के प्रति ठीक है, मिल गया सक्सेस, ठीक है, ओके, है ना, और नहीं मिल पाया, ठीक है, उसके प्रति भी टेक इट इजी वाला मोड होना चाहिए आपका, है ना। ताकि आप अपने आप को जो जिन कमियों के कारण आप बेहतर नहीं बना पाए या जिन अच्छाइयों के कारण आप वहां तक पहुंच पाए, उनको और बेहतर बना पाएं, और कमी है तो उसको सुधार कर पाएं। तो दोनों के लिए आपके भीतर क्या होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। आप एक्चुअल जो कंडीशन है लाइफ की, आप उसको एक्सेप्ट कर सकें, तभी आप बदल पाएंगे। अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप बदलने की संभावना जो है उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, है ना, और आप अपने आप को और बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो बेहतर बनाने के लिए भी दूसरा जो फंडामेंटल इंसाइट है गीता का, वो क्या है कि समभाव हमारे अंदर दोनों चीज़ों के प्रति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, है ना, फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, दोनों के प्रति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक रियलाइजेशनल टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और उसमें कहीं पर भी आप लोगों को कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट टाइप का कुछ लगे तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, है ना, कहीं पर भी, एनी टाइम। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक उसमें स्टेटमेंट है कि समस्त जीवन ही योग है ना, समस्त जीवन क्या है, योग है। आप देखिए कि जीवन की उत्पत्ति ही पूरी यूनिवर्स में, जीवन की उत्पत्ति ही पूरी यूनिवर्स में किस वजह से पैदा हुई, जीवन की उत्पत्ति, उसका ओरिजिनेशन क्यों हुआ, अगर आप बहुत गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि नेचर में एक हार्मनी थी जिसमें जीवन जो है विकसित हो सकता था। जीवन के विकसित होने की जितनी भी संभावनाएं, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी, वो सब कुछ प्रकृति में जब उपलब्ध हो गई तभी उसमें से जीवन बाहर अंकुरित हुआ, है ना। यानी जीवन खुद अपने आप में प्रकृति की, यूनिवर्स के एक जो हार्मनी है उसी का ही परिणाम है, उसी का ही प्रोडक्ट है। तो आप देखिए कि योग में अगर आप देख रहे हैं पूरी हार्मनी का ही लाइफ प्रोडक्ट है, तो जीवन तो अपने आप में क्या है, एक योग है, क्योंकि वो हार्मनी का प्रोडक्ट है। और जीवन को भी अगर आप देखेंगे कि जितना योगमय होगा, जितना उसमें हार्मोनियसनेस होगा लाइफ में, उतना ही जीवन में विकसित होने की संभावना और अधिक होगी। तो आप हमारे अंदर क्या होता है कि हमारी जो हार्मोनियस जो नेचर है, हमारी एज अ बीइंग के रूप में, एज अ ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारी हार्मोनियस नेचर क्या हो सकती है कि हम जो कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर हाइडिंग नेचर नहीं होनी चाहिए।
अगर आपके अंदर हाइडिंग नेचर जैसे ही आ गया, आप समझ लीजिए कि योग से अपने आप को दूर भी ना केवल दूर कर रहे हैं, बल्कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व को खत्म करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व को खत्म करना मतलब, जैसे समझ लीजिए कि एक नेता है, उनको साफ सफाई करने के लिए जैसे ही आते हैं, थोड़े कचरे बिछा देते हैं और झाड़ू लगाते हुए एक फोटो खींच लेते हैं, है ना, सेल्फी खींच लेते हैं आजकल के टाइम में। तो आप देखिए कि वो कह कुछ और रहा है कि दुनिया में साफ सफाई, लेकिन करता उस सेंस में उनका इंटेंशंस जो है वैसा नहीं है कि पूरी दुनिया में साफ सफाई हो, मतलब उस तरह से, या हम उसमें ऐसा करें, है ना। तो उसके अंदर तो जो कह रहा है, जो कर रहा है और जो उसका इंटेंशन है एक्चुअल, है ना, उन तीनों में क्या है, भेद है, अंतर है, डिफरेंसेस हैं। आप अगर जो कह रहे हैं और आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके मन में बार बार क्या रहेगा, जो आप कह रहे हैं उसको बार बार, कहीं ऐसा ना हो कि इस आदमी ने मैंने जो कहा था वो सुन लिया हो और यहाँ पर मैं वैसा तो नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में आकर के बोले आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन यहाँ पर तो कुछ और कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट में हैं तो आप करप्शन में पैसा ले रहे हैं, है ना। तो आप कर तो कुछ और रहे हैं लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, और आपका इंटेंशन भी वैसा नहीं है। इंटेंशन तो बिल्कुल ही अलग है कि लोगों से कंज्यूम कर लें कुछ चीज़ें, है ना, या लोगों पर डोमिनेंस हो जाए। तो आपका जो कहना है, जो करना है और उसके पीछे जो आपकी इच्छा है, प्रयोजन है, इन तीनों में इतना गैप है ना। तो आदमी के अंदर हमेशा क्या होता रहेगा कि जो मैं छुपाना चाहता हूँ कहीं वो लोगों को पता ना चल जाए। मैं अच्छा तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन लोगों के सामने उनकी अच्छाई करने का मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जो छिपाने चाह रहा हूँ, कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अच्छा हो, वो कहीं लोगों को पता ना चल जाए। तो मेरे अंदर क्या है, हाइडिंग प्रिंसिपल काम कर रहा है, एक हमेशा डर रहेगा और बार बार मैं उसको बचाने का प्रयास करूँगा, है ना। फिर जो कह रहा हूँ और जो कर रहा हूँ उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो उसमें से एक चीज़ को मैं फिर से हाइड करना चाहूँगा ताकि वो लोगों को पता ना चल जाए। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति में अगर इतने तरह का विखंडन होगा उसके व्यक्तित्व में, तो वो उस व्यक्ति के विचार में, कर्म में, अनुभूति में किसी प्रकार की हार्मनी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। वो किसी काम को परफेक्टली कैसे करेगा? उसके अंदर परफेक्शन का मतलब एक ही चीज़ होगा कि कितना एक्टिंग हम कर सकते हैं, इतना बेहतर एक्टिंग कैसे करें कि हम पकड़ाएं नहीं लोगों के द्वारा, लोग हमें पकड़ ना पाएं, हम जो छुपाना चाहते हैं उसको छुपाने में सक्सेस हो जाएं, है ना। तो वैसा आदमी हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, कुछ चीज़ों को बचाने के, छिपाने के में और कुछ चीज़ों को दिखाने के कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसा व्यक्तित्व जो है कभी भी हार्मोनियस नहीं होगा। ऐसे व्यक्तित्व का विकास, आंतरिक विकास, उसकी चेतना का जो विकास है, वास्तविक जो उसके आत्मविश्वास है, उसका विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता। अगर उसको विकसित होना है तो तीनों में क्या होना चाहिए? ऐक्यता, यूनिटी होनी चाहिए, है ना, समरूपता होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए तीनों में। यानी हम जो कह रहे हैं, सिंपल सी बात, मैं जो जैसा सोच रहा हूँ वैसा मुझे कहने में क्या दिक्कत है, और अगर कहने में वो बात बहुत बेकार चीज़ है तो मैं वैसा सोच क्यों रहा हूँ, मुझे इस पर विचार करने की ज़रूरत है ना। और अगर मैं सोच रहा हूँ वो भी ठीक है और जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है, तो वैसा करने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। और अगर मुझे करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भी विचार करने वाली चीज़ है, वैसा सोचने में, है ना, वैसे वो सोचने में क्यों कठिनाई आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन तीनों की जो डिफरेंसेस हैं वो आप अपने जीवन में ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसको और कोई तीसरा आदमी, थर्ड आदमी आकर आपको नहीं बताएगा कि आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं, है ना। हम किसी के भाई हैं, किसी के कोई हस्बैंड भी हो सकता है ना, किसी की कोई बहन, किसी की पत्नी, किसी की बहू हो सकती हैं। आपका बहुत डिफरेंट रोल है ना, और अलग अलग रोल के साथ हम अलग अलग ढंग से प्ले करते हैं। भाई के साथ अलग ढंग से प्ले करते हैं, टीचर के साथ अलग ढंग से हमारा रोल प्ले होता है। तो हम देखिए कि हमारे अंदर जो सेल्फ का जो नेचर है वो इतने अलग अलग रूपों में है कि विखंडित है हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व। तो वो होना चाहिए सत्यता पर आधारित, हमारी अनुभूति पर आधारित, हमारे ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, और उसी से ही अनुप्राणित होकर के हम परिवार के साथ भी जुड़े, उसी से अनुप्राणित होकर हम टीचर। थोड़ा बहुत तो मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि वो आपके पूरे व्यक्तित्व को ही विभाजित कर दें, क्योंकि व्यक्तित्व विभाजित हो जाएगा तो आपकी चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, उसमें योग ही अवतरित नहीं हो पाएगा। योग का अवतरण महत्वपूर्ण है। योग मतलब तीनों में ऐक्यता, तीनों में यूनिटी, है ना, ताकि आप उस जीवन शक्ति को रियलाइज कर पाएं जिसके कारण इन तीनों को आप
एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने वर्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये तीनों जब शक्तियाँ, तीनों जो फंक्शंस जो है आपके जुड़ जाते हैं, यूनिटी आ जाती है उसमें, तो आपके अंदर योग जो है इटसेल्फ में धीरे धीरे वो रियलाइजेशन बनता है। यानी उस योग मतलब हार्मनी, यानी आप उस हार्मनी को खुद रियलाइज कर सकते हैं कि मेरे अंदर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ, वैसा ही कर रहा हूँ। इन तीनों में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तभी मैं हार्मनी में हूँ और तभी मैं योग में हूँ। तो एक तो मेरे एक योग का जो रियलाइजेशन आपको अपनी भीतरी एक्टिविटीज़ में होगा, जहाँ पर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा, जब हम देखते हैं कि आपस में जीवन और जगत में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कॉन्फ्लिक्टिव महसूस होता है। जैसे समाज में कई सारे विचारधाराएं, मूल्य हो सकते हैं, मान्यताएं हो सकती हैं, है ना। तो आप देखिए कि इनमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करने में कितना मदद करेगा योग की दृष्टि, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी हार्मनी को बेहतर बना सकती हैं बाहरी जगत के साथ, समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, वो कौन कौन सी समझ है जो मेरी हार्मनी को बेहतर बना सकती हैं, मेरी योग की दृष्टि का जिससे विकास हो सकता है, मेरे योग में जीवन का विकास हो सकता है, मेरी हार्मनी बेहतर बन सकती है। जितना आपका हार्मनी बेहतर होगा उतना ही आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो उतना ही एक्चुअलिटी में आएगी। एक्चुअलिटी में मतलब वो उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पोटेंशियल को आप परफॉर्म कर पाएंगे, लाइफ को जीने में, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने में, और कोई आपका ज्ञान है तो उस या अनुभूति है तो उसको एक्सप्रेस करने में उतने ही बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी वर्ल्ड के जो आपके आइडियल्स थिंकर जिनको कहते हैं, या आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर हैं, उन लोगों के जीवन में आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे, चाहे वो अम्बेडकर का लाइफ हो, गांधी का लाइफ हो, या और भी अदर जितने भी थिंकर्स हो सकते हैं, है ना। तो उनके जीवन में आप देखिए, जैसे अब्दुल कलाम है, वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही सोच रहे हैं। सिंपल सी बात, उस आदमी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट, एक मासूमियत आपको दिखेंगे, है ना। जिस आदमी के अंदर हार्मनी होगी उस आदमी के अंदर मासूमियत होगी, क्योंकि वो किसी चीज़ को छिपाना नहीं चाह रहा है, पूरी इनोसेंसी आ जाएगी, है ना। उसके अंदर कोई चालाकी नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, कोई घमंड नाम की, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो आप देखिए कि वो जो ऐसा सोच रहा है वैसे ही वो कर भी रहा है ना। और वो अपने इंटेंशन को छिपा नहीं रहा है, बल्कि इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है अपने एक्शन में, अपने कर्मा में एक्सप्रेस कर रहा है, अपना लोगों को जो उससे जो बातचीत कर रहा है उसमें भी अपनी इंटेंशन को ही एक्सप्रेस कर रहा है, कोई अलग चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ताकि इंटेंशन हाइड हो जाए। तो उनके लाइफ में क्या है, एक इंटरनल यूनिटी है। कोई भी लाइफ जब इंटरनल यूनिटी में आती है, हार्मोनियस होती हैं, तब उसका पर्सनैलिटी जो है बहुत डायनेमिक हो जाता है और जो है बहुत ही रिवोल्यूशनरी हो जाता है, मतलब बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटी आने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योगा जो है एक हार्मनी का रियलाइजेशन है। अब आप देखिए कि हमारे शरीर में भी एक हार्मनी होती है और एक होती है हमारी साइकोलॉजिकल हार्मनी, कि हम किसी भी चीज़ को सोचने समझने के लिए हमारे अंदर एक क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी होती है ना। और फिजिकल हार्मनी मतलब हमारे अंदर हमारे सभी रक्त प्रवाह जो है हमारे पूरे शरीर में अच्छा हो रहा है, मस्कुलर एक्टिविटी हमारा अच्छा है, हमारे शरीर के सारे सेल्स सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जब सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सारे सेल्स बहुत अलाइव हैं, एनर्जेटिक हैं, तो हमारी फिजिकल हार्मनी अच्छी होगी। हमारे विचारों में एकता है, यूनिटी है, तब हमारी साइकोलॉजिकल हार्मनी अच्छी होगी। और जब दोनों हार्मनी अच्छी होगी तो हमारा पूरा संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो पूरी करिश्मेटिक पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो योगा एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ हार्मनी, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हार्मनी। तो जब हम योगा की नॉर्मल जितने भी आसनों की जो प्रैक्टिसेस को आप देखते हैं, वो आपके फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल जो बॉडी है उसमें जो ब्लॉक्स आ जाते हैं एनर्जी की सर्कुलेशन का, मस्कुलर सर्कुलेशंस का, ब्रीदिंग सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशंस का, तो उसको वो बेहतर बनाने के लिए टेक्निक्स हैं, जितने भी आसन हैं, है ना। प्राणायाम क्या करते हैं, प्राणायाम आपकी डायरेक्टली आपके फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल बॉडीज पर भी काम करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को बेहतर बनाती हैं। प्राणायाम में आप क्या करते हैं, जिस मूल शक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे सारी हमारे विचार आपस में जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी सारे कर्म आपस में जुड़े हुए हैं, सारे जो ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं, जो जोड़ करके रखने वाली जो हमारे अंदर जो एक जो चेतना है, यही जो चेतना है ये हमारी मूल शक्ति है। और इसी के रियलाइजेशन से
आप अपनी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो योगा कर्मसु कौशलम में बहुत सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन जितना मिनिमम हो अपने से भी और दूसरों से भी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी इंटायर एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? अपने वर्क को, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, कर्म की कुशलता के लिए लगनी चाहिए, है ना। तभी हम उस हार्मनी को रियलाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये योग, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे, फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, जिसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो नॉट ओनली इनर हार्मनी बट आउटर हार्मनी के साथ हम पूरी चराचर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, है ना, कॉन्शियस हो सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, योग के आप जैसे ही ध्यान, धारणा और समाधि जो अंतिम अवस्था है वहाँ पर पहुँचते, प्राणायाम में आप प्राण शक्ति को, यानी कि जो लाइफ एनर्जी है, जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा एक्टिव बना सकती हैं, बेहतर बना सकती हैं, उसको आप मैक्सिमम अधिक से अधिक धारण करने की क्षमताओं का विकास करते हैं। तो आपका शरीर भी उसको होल्ड करती हैं, आपके साइकोलॉजिकल फोर्स भी उसको होल्ड करती हैं, और इससे आपके वर्क परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। आप डेफिनेटली किसी दिन प्रयास करके देखिए कि आप अनुलोम विलोम ही हैं, ठीक है, कुछ और ना हो तो आप केवल क्या करिए, जोर से सांस खींचिए। आप जैसे सुबह उठ गए, जोर से सांस खींचिए और आपने नाक को बंद कर लिया, तब तक करें जब तक कि आपको ना लगे कि प्राण अब बस निकलने ही वाले हैं लास्ट में, ठीक है। अब मैंने नहीं छोड़ा तो मतलब मेरे प्राण ही निकलेंगे, सांस नहीं निकलेंगे, है ना। और आप छोड़िए, इतना तेजी आपका पूरा बॉडी अंदर से महसूस कीजिए, आप पूरी अलाइव हो गई हैं, पूरी खींच रही है सांस को, अपने आप खींच रही हैं, मुझे खींचना नहीं पड़ रहा है ना, वो शरीर डिमांड कर रहा है। तो शरीर के प्रति जैसे ही कॉन्शियस होते हैं ना, वो शरीर खुद अपने आप नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सांस को अपने भीतर लेती हैं। एक और श्वास से जुड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इवन इन बुद्धा का रियलाइजेशन भी श्वास पर ही था। बुद्धा की इंटायर जो टेक्निक्स हैं, विपश्यना जो टेक्निक्स हैं, उसमें बुद्ध ने केवल दो तरह के पाथ को रियलाइज़ किया। एक, श्वास को जब लेते हैं तो उस श्वास के साथ हमारे पूरे अस्तित्व में, हमारे पूरे शरीर में, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इनहेल जिसको कहते हैं अनुलोम, है ना, जब वो अंदर जाती हैं तो क्या चेंज हो रहा है। एक विलोम, जब वो बाहर आती हैं, एक्सहेल करते हैं तब। अनुलोम और विलोम में ही पूरी जो एंटायर प्रोसेस ऑफ जो चेंज है, उसी को ही बुद्धा ने रियलाइज़ किया और देखा कि हमारे अंदर जितने भी समस्याएं हैं, कोई भी अगर आपके अंदर तनाव भी पैदा होता है, डिप्रेशन भी पैदा होता है, सबसे पहले डिस्टर्ब होती है आपकी श्वास। आप इसको रियलाइज़ करके देखना, कभी भी प्रैक्टिस करके देखना। और इसके अपोजिट भी सच है, आप अपने श्वास को बेहतर बना लेते हैं तो आपका पूरा जीवन योगमय हो सकता है। मतलब आप अगर नाभिक से जो सांस लेने की परंपरा है योग में, पूरी की पूरी, उनका योग की मूल अवधारणा ही इस पर आधारित है कि हमारे नाभिक के बिल्कुल 2 से 2.5 इंच नीचे एक जीवन शक्ति का पूरा केंद्र है ना। और अगर पूरी श्वास हम लेते हैं, आप इसको रियलाइज़ कैसे कर सकते हैं उस सेंटर को? जैसे आप श्वास लेते हैं, सिंपल सी बात, श्वास लेते हैं तो श्वास लेते लेते आप जाइए उस पॉइंट पे जहाँ श्वास लास्ट पॉइंट में पहुँच रही है, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट में, यानी जहाँ पर श्वास जाकर के अपने आप को छोड़ दे रही है, ठीक है, वहाँ से और नीचे वो नहीं जा पा रही हैं। तो जहाँ वो छोड़ दे रही है ना, उस पॉइंट में आप थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो जाइए और देखिए कि वहीं से फिर श्वास का बाहर निकलना शुरू हो रहा है, उसी पॉइंट में टर्न आउट हो रहा है। फर्स्ट टर्न वहाँ पे हो रहा है और सेकंड टर्न हो रहा है नोज पे, यानी निकलती भी श्वास यहाँ से है, लेते भी यहाँ से है ना। तो एक टर्न हमारा यहाँ पे हो रहा है, दूसरा टर्न हमारे नाभिक के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट में अगर आप स्टेबलाइज होने का प्रयास करते हैं तो आपकी श्वास की गति जो है ना, वो हारमोनियस हो जाती है। यानी वो हार्मनी को न केवल सेंस करती हैं, न बल्कि एक्सपीरियंस भी करती हैं और उस हार्मनी में अपने सारे एक्टिविटी को बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप श्वास लेते हैं तो आप अगर नाभिक से श्वास लेते हैं, इनके जैसे बच्चा जो होता है उसका श्वास नॉर्मली ऐसे ही चलता है कि वो नाभिक ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे वो सोया हुआ होता है तो आप देखेंगे उसको बहुत ध्यान से, तो नाभिक ऊपर नीचे होता है उनका, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो बहुत सारे रिसर्चेस जो है ये कहती हैं कि मनुष्य जो है धीरे धीरे छाती से ज़्यादा श्वास लेना शुरू कर देता है। छाती से श्वास लेने से क्या होने लगता है, उसका श्वास उथला हो जाता है। उथला होने से अब वो एक बार में जितनी प्राण शक्ति खींच सकती थी जो नाभिक से लेने में, उतना वो कम से कम 4, 5, 6 बार श्वास लेने में खींचेंगी, ठीक है। तो प्राण शक्ति का वैसे ही लैकनेस हो जाएगा उसके अंदर।
तो नींद और जो मेमोरी वाली जितनी प्रॉब्लम, जितनी रिकॉलिंग एबिलिटी के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, जितनी आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी आपके अंदर बन नहीं पाएंगी तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगेंगे, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। बल्कि सब में इक्वल पोटेंशियल जो है काम करता है, तो एक आदमी ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है, एक आदमी कम बेहतर कर पा रहा है। क्या रीजंस हैं? क्योंकि हम उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो योगा ऐसे ही एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने अंदर छुपे जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा था, आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहा था। और अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट वन थिंग, कि जो समाधि की जो अवस्था है, समाधि की अवस्था में एक्चुअल में जो सेंस ऑफ यूनिटी है, सेंस ऑफ हार्मनी है, उसका कंप्लीट और टोटल रियलाइजेशन होते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए कि अंतिम में कॉन्फ्लिक्ट को धीरे धीरे, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है, जितने भी समझ में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम करते करते हम पूरी इस यात्रा में जब अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो कम से कम लास्ट में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, जब धारणा की अवस्था आती है तो एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है ना। फिर ध्यान की अवस्था में उस ऑब्जेक्ट के साथ आपका एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, आप ध्यान लगाना सीखते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे कोई मोमबत्ती हो, उसकी लव हो सकती है, कोई पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ध्यान अन्य चीज़ों से तो हट गया, एक चीज़ पर अवलंबित होने की उसमें एक धारण करने की क्षमता आ गई, यानी एक चीज़ में वो फोकस हो पा रही हैं अभी। फिर नेक्स्ट मोमेंट में क्या होती हैं, जो समाधि की अवस्था है वहाँ पर वो चीज़ें दो नहीं रह जाती, यानी उसके अंदर जो मूल शक्ति है और मेरे अंदर जो मूल शक्ति है, वो दोनों में कंप्लीट यूनिटी इस्टेब्लिश हो जाती हैं। और जब वो आग बंद करते हैं तो उसी यूनिटी को, सेंस ऑफ यूनिटी को रियलाइज़ करते हैं। तो सेंस ऑफ यूनिटी जहाँ पे है वहाँ पर समस्या नहीं है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज़ को लेकर के, है ना, मैं कुछ और मानता हूँ, कोई और कुछ और मानता है, वहाँ पर समस्याएं हैं, है ना। या जहाँ पर हम किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तब वो समस्याएं बनती हैं हमारे लिए। जब किसी समस्या को आप जान लेते हैं तब वो आपके लिए समस्या नहीं रह जाती, वो आपके लिए क्या बन जाती हैं, समाधान बन जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपको मलेरिया हो रहा था, मलेरिया के कॉज के बारे में किसी को अगर नहीं पता था, दुनिया में जब खोज नहीं हुई थी तब तक मलेरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन जब कॉज पता चल गया, कॉज पता चल जाने के बाद मलेरिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई, क्योंकि हम कॉज को जैसा ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको हम ख़त्म करने के मेडिसिन भी डेवलप कर लिए हैं। तो जब हमने समस्या के कारण को समझ लिया तब वो हमारे लिए समस्या ही नहीं रह जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट है। तो समस्या के कारण को समझते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में, समाधि की अवस्था में वो देखते हैं कि जो मैं हूँ और जगत है ना, जो दो का भाव है मूल रूप से, यही मूल कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि मैं हूँ और दुनिया है, मैं हूँ ये है ना। अगर तो दो चीज़ें जहाँ पर भी एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना होगी। तो जब समाधि की अवस्था में, ध्यान के बाद, जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच क्या हो जाती है, एक सेंस ऑफ यूनिटी। उसमें भी सृष्टि की जो मूल शक्ति वर्क कर रही हैं और मेरे अंदर जो सृष्टि की मूल शक्ति वर्क कर रही हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। दोनों के बीच जो जुड़ाव है, उस ध्यान में किसी भी प्रकार का कोई विखंडन नहीं आता है, कंप्लीट सेंस ऑफ यूनिटी। तो सेंस ऑफ यूनिटी क्या है, एक तरह के सेंस ऑफ आंसर्स हैं सारी कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि सेंस ऑफ यूनिटी कब आता है, जब सारे कॉन्फ्लिक्ट का समाधान आप ढूंढ लेते हैं, तभी तो सेंस ऑफ यूनिटी आती है ना। तो हमारे अंदर जो 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा कि कहने के, हमारे इंटेंशंस और हम जो कर रहे हैं, है ना, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनको आप जैसे ही रियलाइज़ करते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं, मुझे जीवन को बेहतर बनाना है तो मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना ही पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी से। मुझे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना है तो भी मुझे अपनी पर्सनैलिटी से इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना पड़ेगा। और जब मुझे रियलाइज़ करना है अपनी सेंस ऑफ यूनिटी को, तब भी मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना पड़ेगा। और सेंस ऑफ यूनिटी का रियलाइजेशन ही तभी होता है जब सारे कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे उनके कारणों को पहचान कर हम देख लेते हैं कि इसके एक दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं, वो हम नहीं चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर एक हार्मनी स्टेब्लिश होती है और एक योगमय जीवन दृष्टि का हमारे भीतर विकास होता है। थैंक यू।